हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उन पे चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरीके से समझने के लिए इसको दो चरणों में बांटा गया है। क्रांतिकारी आंदोलन को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? क्रांतिकारी आंदोलन, इसको दो भागों में हम पढ़ेंगे। दो चरण इसके बनाए गए हैं। प्रथम चरण और द्वितीय चरण। दोनों का स्वरूप अलग अलग था, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं, इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला चरण है वो 1905 से शुरू होता है और 1915 तक है, और दूसरा चरण जो है 1924 से स्टार्ट होता है और आज़ादी तक, या 1947 तक, 46 तक आप कह सकते हैं। 1946 लिखें आप, 1946 तक। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये क्रांतिकारी कौन थे। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब यह है कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, जो कार्य किए गए, उनको हम क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो क्रांतिकारी कौन लोग थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और ये क्या चाहते थे, इनके तौर तरीके क्या थे, पहले हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम प्रथम चरण पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में ये क्रांतिकारी आंदोलन कब प्रारंभ हुए, कौन था इसके पीछे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह एक बहुत बड़े विवाद का विषय है। क्योंकि क्रांतिकारी जो अपना कार्य करते थे वो बहुत ही गुप्त तरीके से करते थे। उसका इतिहास बहुत ज़्यादा मात्रा में एक सिलसिलेवार रूप से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम इस इतिहास को समझ सके हैं। क्रांतिकारी कौन थे? क्रांतिकारी इस वर्ग में वे लोग थे जो सबसे पहली चीज़ इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से नहीं डरते थे। वो बहुत निडर थे, साहसी थे और शहीद होने के लिए तैयार थे, देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे। वो मानते थे कि अगर अंग्रेज़ों से हमें निपटना है, यानी अंग्रेज़ों को अगर भारत से निकालना है, हमको आज़ादी चाहिए, तो फिर ये नरम तरीके हैं, जो प्रार्थना पत्र देना, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना, धरने पर बैठना, सत्याग्रह करना, अनशन करना, सिर्फ इन तरीक़ों से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। ना तो हमें स्वशासन मिल सकता है और ना ही हमें आज़ादी प्राप्त हो सकती है। तो क्या करना होगा? करना होगा हमको भी उस शक्ति से टकराने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे, यानी हमें सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। हमें खून के बदले खून, इस नीति पर चलना होगा, यानी बदनाम अधिकारियों की हम हत्या कर देंगे। अगर अंग्रेज हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम बम फोड़ेंगे और उसके आवाज़ से हम उनके कानों को खोलेंगे। ये सब किया हमारे रणबांकुरों ने, ये सब किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों अनेक वीरों के विषय में हम पढ़ेंगे जिनको हम शहीद कहते हैं। सरकार इनको अपराधी मानती थी, सरकार इनको आतंकवादी कहती थी, क्योंकि उनके लिए ये आतंकवादी के समान थे। लेकिन हमारी नज़रों में वे पूजनीय हैं, वे हमारे लिए उन लोगों में शामिल हैं जिनको हम सदियों सदियों तक याद रखेंगे और हमारे मन मस्तिष्क हमेशा उनके सम्मान में झुके रहेंगे। तो क्रांतिकारी क्या थे आप समझ गए। क्रांतिकारी वह व्यक्ति थे जो अपनी जान पर खेल करके इस देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो अब देखिए, यहाँ पर तीन प्रकार के लोग निकल कर के आ गए। तीनों लोगों को आप पढ़ चुके हैं, हम क्रांतिकारी को पढ़ेंगे। देखिए, एक तो आपने नरमपंथी पढ़ा। नरमपंथी यानी मॉडरेट लीडर्स, वह राष्ट्रवादी नेता जो संवैधानिक तरीकों से अपनी बात को रखना चाहते थे, यानी कि वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे जो अंग्रेजी कानून के खिलाफ हो, यानी संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन करते थे। नरमपंथी संवैधानिक तरीके, जैसे प्रार्थना पत्र देना, जैसे डेलीगेशन यानी प्रतिनिधिमंडल भेजना मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखना। इनका मानना था कि जो अंग्रेजी सत्ता है वो न्यायप्रिय है, उसको भारत की स्थितियों का अंदाज़ा नहीं है। अगर हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इत्यादि, जो प्रार्थना पत्र इत्यादि के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो ज़रूर न्याय करेंगे।
जब इनसे बात नहीं बनी, जब ये नहीं सफल हो पाए, तो इन्हीं में से कुछ लोग निकले जो थोड़ा गर्म मिजाज के थे। उनको कहा गया गर्मपंथी। ये थोड़ा उनसे आगे थे, इनको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। नरमपंथी में आपने देखा था जैसे फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, ये सभी नरमपंथी थे। गर्मपंथी में उभर कर आए लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जैसे लोग। इनका मानना ये था कि आप लोग अलग हटिए, हम अपने तरीके से काम निकलवा सकते हैं अंग्रेजों से। इनका क्या तरीका था? इनका तरीका था कि संवैधानिक तरीके तो ठीक हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो हम फिर सक्रिय आंदोलन करेंगे। सक्रिय आंदोलन का मतलब है धरना प्रदर्शन करना, रैली निकालना, जुलूस निकालना, बहिष्कार करना, इन सब चीज़ों का, लेकिन हिंसा नहीं। यानी इनका मतलब था, गर्मपंथी क्या करते थे? सक्रिय आंदोलन करते थे। सक्रिय आंदोलन, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं जैसे बहिष्कार करना, बहिष्कार, रैली यानी जुलूस, हड़ताल, ये सब तरीके थे गर्मपंथी लोगों के। गर्मपंथी लोगों ने अपना जो सबसे पहला एक सक्सेसफुल आंदोलन चलाया, वो चलाया बहिष्कार आंदोलन 1905 में। 1905, गौर करिएगा यहाँ पर। 1905 में जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, उसके बाद में गर्मपंथी विचारधारा के लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए और इन्होंने एक सफलतापूर्वक बहिष्कार आंदोलन चलाया, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ये उग्र आंदोलन था, इसमें जुलूस, हड़ताल यानी सभी इन तरीकों का इस्तेमाल किया गया। यहीं से बहुत सारे लोग जो है, बहुत से युवा लोग इसमें जुड़े इस आंदोलन में, लेकिन अचानक से ये आंदोलन स्थगित हो गया और फिर वो युवा जो है वो थोड़ा और उग्रता की तरफ बढ़ गए और वहाँ से जन्म हुआ क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी जो बिल्कुल स्थिति को बदल देना चाहते थे। ये अपने अदम्य साहस के दम से अपनी जान की परवाह न करके शस्त्र उठाने को भी तैयार थे, अपनी जान देने को भी तैयार थे और जान लेने को भी तैयार थे। यानी कि इनका मकसद था कि हम बदनाम अधिकारियों की हत्या कर देंगे, इनका मकसद था कि हम डकैती डालकर खजाना लूट लेंगे, इनका मकसद था कि हम अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए हर प्रकार से सशस्त्र विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। यानी इन सभी के साथ में इसमें हिंसात्मक आंदोलन है। ये किस प्रकार का है? हिंसात्मक। तो तीन प्रकार के लोग लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम क्रांतिकारी पे बात करेंगे, क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन किया। अब प्रथम चरण जब हम बात करते हैं 1905, तो ऐसा नहीं है कि 1905 से पहले क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं हो रही थीं। यहाँ पर 1905 इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से एक संगठनात्मक रूप से, सक्रिय रूप से ये दिखाई पड़ते हैं, और इसके पहले जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई वो व्यक्तिगत रूप से की गई। इसका कोई और छोर ही नहीं है कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए किसने कब कौन सा क्रांतिकारी कदम उठाया। आप कितना छानेंगे, कितना इतिहास को छानेंगे, बहुत से लोग निकल आएंगे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत साहस के दम से किसी न किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी या उनसे निपटने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपना प्रतिशोध किया। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से एक संगठन के रूप में 1905 के बाद में ये दर्ज होते हैं। इसीलिए पहला चरण स्टार्ट होता है 1905 से 1915। अब 1915 में ये समाप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी आए और उन्होंने एक नया तरीका यहाँ पर दिखाया, सत्याग्रह का तरीका। तो ये सभी क्रांतिकारी जो थे वो कुछ दिनों के लिए गांधी जी के साथ जुड़ गए, असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। उनको लगता था कि देखिए, कोई भी अपनी मर्जी से हिंसा नहीं करना चाहता, ये तो देश की बात थी, इसीलिए जान देने के लिए तैयार थे। कोई इनको शौक थोड़ी ना था।
तो देश के सम्मान की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। गांधी जी ने जब कहा कि हम एक नया मार्ग लेके आए हैं, उससे एक ही साल में हमको स्वराज्य हासिल हो जाएगा, तो सब उसमें जुट गए। लेकिन जब असहयोग आंदोलन 1922 में बंद हो गया, चौरी चौरा कांड के बाद में, तो उसके बाद में फिर जो है क्रांतिकारी, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से कुछ नहीं होगा, और फिर सक्रिय हो उठे क्रांतिकारी। और इसीलिए दूसरा चरण जो है 1924 से शुरू होता है, जो आखिरी तक चलता है। अब अगर हम बात करें कि इसमें किसकी वजह से हमको आज़ादी मिली, किन लोगों की वजह से हमको यहाँ पर आज़ादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो ये कहना बेमानी होगी कि इसमें से कोई एक चुनना। इन सभी का अपने अपने समय काल में एक विशेष योगदान है। जिन परिस्थितियों में, जिन समय पर इन्होंने अपने अपने कार्य किए, वो उस समय अनुकूल सही थे, और सभी का एक योगदान है इस आज़ादी को प्राप्त करने में। अब हम क्रांतिकारी के प्रथम चरण पर देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चीज़ें हैं। अगर सिस्टमेटिक रूप से बात करें तो क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलनों का जन्म जो है वो भारत में माना जाता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ। बाल गंगाधर तिलक जो क्रांतिकारी आंदोलन के पितामह कहे जाते हैं, वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से थे। महाराष्ट्र से ही जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन उठता है, लेकिन उसके बाद में बंगाल के क्षेत्र में इसका एक गढ़ बन जाता है। यानी सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनका एक प्रारंभ जो माना जाता है वो महाराष्ट्र के क्षेत्र से हुआ। कौन कौन से क्षेत्रों में क्रांतिकारी आंदोलन सबसे ज़्यादा फैले हुए थे, तो पंजाब के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में इनकी तीव्रता सबसे ज़्यादा थी। बाकी हर जगह पर ये घटनाएं थी। तो अगर हम बात करें कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, प्रारंभ माना जाता है महाराष्ट्र से। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रारंभ या क्रांतिकारी घटनाओं का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, कहाँ से हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गुप्त तरीके से होती थी, बहुत सी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा मानस पटल पे दिखाई पड़ी चीज़ें, उनके आधार पे महाराष्ट्र को प्रथम तय किया गया। फिर इसका सर्वाधिक गढ़ कहाँ रहा, सबसे बड़ा गढ़, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ रहा, ये बंगाल के क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि क्रांतिकारी घटनाएं सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही थी, तो बंगाल में हो रही थी। विस्तार कहाँ कहाँ था, तो पूरे भारत में विस्तार था, लेकिन अगर हम दर्ज करेंगे तो बंगाल में था। बंगाल, महाराष्ट्र, क्योंकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, और पंजाब, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी घटनाएं हुई, और ये क्षेत्र आगे थे इन चीज़ों में। अब अगर प्रथम चरण 1905 में है, तो इसके पहले क्या हो रहा था देश में, उसी से हमें इसकी उत्पत्ति के कारण समझ में आते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन के पीछे कारण क्या थे, क्यों क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो कुछ भी आपको नया मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसमें सब कारण इन क्रांतिकारी आंदोलनों के उत्पन्न होने के पीछे हैं। यानी कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर शोषण किया जा रहा था, उससे हर एक वर्ग प्रभावित था, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशे वाला वर्ग हो, या छात्र हो, या कोई मजदूर हो, सभी वर्ग प्रभावित थे। और सहन करने की एक सीमा होती है, जब लोगों से सहन नहीं हुआ तो उसमें से हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बदला लेने के लिए या अपने सम्मान की रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं, और उनमें इतना साहस और इतनी निडरता होती है कि वो अपनी जान देने के लिए भी आगे आ जाते हैं। और उनका मानना ये होता है कि हमें इस देश के लिए, अपने इस सम्मान के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण चले भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी विचारधारा के लोग उठ खड़े हुए। मुख्य रूप से कब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक क्रांतिकारी घटनाएं कब से प्रारंभ हुई, तो जो पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं, वो जरूर नोट कर लें। तो सर्वाधिक क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ हुई, तो कब प्रारंभ हुई, स्वदेशी
व बहिष्कार आंदोलन के बाद। आंदोलन के बाद यानी कि 1905 से स्टार्ट हुई सबसे ज़्यादा। और यहाँ से एक खास बात ये भी है कि यहाँ से संगठन बना करके ये चीज़ें की जाना प्रारंभ की, इसीलिए प्रथम चरण 1905 से प्रारंभ होता है। तो थोड़ा सा इसके हम पीछे जाएंगे कुछ साल, ताकि हम समझ सकें कि व्यक्तिगत रूप से या महाराष्ट्र में किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र के बाद में हम बंगाल में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र को पहले हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो है रामोसी आंदोलन। रामोसी आंदोलन, जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए कोई पार्टी नहीं है, उनकी कोई पार्टी और संगठन कुछ भी नहीं अभी है, बनेंगे आगे। तो रामोसी आंदोलन किसके द्वारा किया गया? वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के 1879, वासुदेव बलवंत फड़के, और इसीलिए इसको जो है फड़के आंदोलन भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे फड़के आंदोलन। किसानों की समस्याओं को लेकर के ये आंदोलन था, पहला सशस्त्र आंदोलन था, प्रथम सशस्त्र आंदोलन। पहला सशस्त्र आंदोलन था जिसमें रामोसी एक किसानों का संगठन था, मतलब एक ग्रुप था। रामोसी ये क्या थे? किसान, किसानों का समूह था ये रामोसी, इसी से इसको रामोसी आंदोलन कहा गया। और वासुदेव बलवंत फड़के ने इसको चलाया, इसलिए इसे फड़के आंदोलन भी कहा गया। और ये सशस्त्र था, इसमें जो है शस्त्र थे लोगों के पास में, और इसमें जो है बलवंत फड़के को सजा हुई, बलवंत फड़के इनको सजा हुई, पकड़े गए और इनको सजा दी गई। इनका मुकदमा उस समय जो है गणेश शंकर वासुदेव जोशी ने लड़ा था। सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो गणेश शंकर वासुदेव जोशी, वासुदेव जोशी इनके क्या थे? वकील थे, लेकिन सजा इनको हो गई थी। अब ये समय जो आप देख रहे हैं 1879, 1879-80, यानी बाल गंगाधर तिलक जो है वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक वैसे तो 1889-90 के आसपास कांग्रेस में शामिल हुए, वहाँ से उन्होंने कांग्रेस में अपनी राजनीति शुरू की। उसके बाद उन्होंने 1893 में महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव शुरू कराया, और फिर 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू कराया। क्यों शुरू कराया था? क्योंकि वो सोचते थे कि इन महोत्सवों के माध्यम से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पे चर्चा हमने पीछे की थी आपसे। तो ये सब तो चल ही रहा था, और इसी बीच महाराष्ट्र में एक संगठन का निर्माण हुआ, व्यायाम मंडल। चापेकर बंधुओं के द्वारा एक व्यायाम मंडल की स्थापना हुई। तो रामोसी आंदोलन के बाद जो दूसरा था वो है संगठन व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु वैसे 3 भाई थे, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलनों में 2 लोग ज़्यादा सक्रिय थे। कभी आपसे पूछा जा सकता है तो चापेकर बंधु कौन थे? तो इसमें थे बालकृष्ण हरि
बालकृष्ण हरि, दामोदर हरि और वासुदेव चापेकर। वासुदेव चापेकर, ये 3 लोग क्या थे, इनको चापेकर बंधु कहा जाता था। इसमें जो है बालकृष्ण हरि और दामोदर हरि ये ज़्यादा फेमस है, और चापेकर बंधुओं में जब बात की जाती है तो इन 2 लोगों का ज़्यादा इसमें योगदान आता है, क्योंकि इन 2 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी आगे क्रांतिकारी कार्यों के लिए। तो व्यायाम मंडल की स्थापना की थी चापेकर बंधुओं ने महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में व्यायाम मंडल, और ये महाराष्ट्र का पहला जो है संगठन था, जो क्रांतिकारी संगठन था। यहाँ पर क्या किया जाता था, ये प्रथम है, महाराष्ट्र का प्रथम, आप ऐसे लिखें, महाराष्ट्र का प्रथम संगठन क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए। इसमें क्या करते थे ये, इसमें व्यायामशाला थी इनकी, लोगों को बुलाते थे वहाँ पे एक्सरसाइज, यानी शारीरिक रूप से लोगों को दक्ष बनाते थे कि मेहनत करोगे, कसरत करोगे, शारीरिक रूप से आप हष्ट पुष्ट होगे तभी ना अंग्रेजों से लड़ पाओगे। तो यहाँ पर व्यायामशाला की बात करी जाती थी। यहाँ पे शस्त्र अस्त्र का प्रशिक्षण भी कराया जाता था, अस्त्रों और शस्त्रों का प्रशिक्षण इत्यादि, ये सभी काम यहाँ पर होते थे व्यायाम मंडल में। कुश्ती, अखाड़ा, ये सब चीज़ें, लाठी चलाना, भाला चलाना, या जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे उनका प्रशिक्षण और व्यायाम, तो ये चापेकर बंधु चलाते थे। और ये था 1895-96 का समय, 1895-96। तो ये व्यायाम मंडल चल रहा है। और इसी समय क्या हो चुका है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 महोत्सव प्रारंभ कराए गए थे। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 2 चीज़ें महाराष्ट्र में शुरू की। 1893 में गणेश महोत्सव क्यों शुरू कराया था ये भी आपको हम बता चुके हैं, और 1895 में शिवाजी महोत्सव। बाल गंगाधर तिलक सक्रिय राजनीति में आ चुके थे, राष्ट्रीय नेता थे, और अपनी बात को, गरम मिजाज के नेता थे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने धर्म का सहारा लिया और इन चीज़ों पर फोकस किया। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे जहाँ पर जाकर बाल गंगाधर तिलक अपनी बात को रख पाते थे। और आगे आपको पता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में बखूबी जो है बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों उत्सवों का भरपूर उपयोग किया था अपने जीवन में, सभी कार्यक्रमों में। तो समझिए ये इनकी एक सभा होती थी, एक मीटिंग होती थी जो इस रूप में होती थी। तो व्यायाम मंडल की स्थापना हो चुकी थी, बाल गंगाधर तिलक ये 2 महोत्सव प्रारंभ करा चुके थे। और उसी समय जो पहली एक क्रांतिकारी घटना हुई बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक कैरियर में, वो हुई जो है एक प्लेग फैला हुआ था, और वहाँ पे पीछे भी हमने चर्चा की थी। वो क्रांतिकारी पहली घटना हुई जो व्यायाम मंडल के सदस्यों के द्वारा की गई, यानी चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। ये व्यायाम मंडल की स्थापना ही चापेकर बंधुओं ने की थी, और चापेकर बंधु ही आगे एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम देंगे जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी आरोपी सिद्ध किए जाएंगे। तो क्या घटना थी वो देखें। 1896 के समय, 96-97 का समय था, उसी समय पुणे में प्लेग फैला हुआ था। तो अगली घटना जो हुई तीसरी, वो हुई रैंड और आयरस्ट, 2 लोग हैं, रैंड और आयरस्ट की हत्या। और ये पहली राजनीतिक हत्या है क्योंकि एक संगठनात्मक तरीके से इसको योजनाबद्ध किया गया था। तो रैंड और आयरस्ट की हत्या
1897 की बात है। पुणे में प्लेग फैला था। प्लेग बीमारी किस जीव के द्वारा फैलाई जाती है, यानी इसका वाहक कौन है, कमेंट करके आप बताएं कि जो प्लेग होता है, प्लेग को कौन सा जीव वाहक के रूप में फैलाता है उसको। तो पुणे में प्लेग फैला था और जो प्लेग की जांच समिति थी, रैमडे उसका अध्यक्ष था और आयर्स जो है वो सहायक था उसका, ये सहायक था, लेफ्टिनेंट आयर्स और अध्यक्ष था रैंड। यहाँ पर क्या हुआ, प्लेग में जांच समिति जाती थी घरों में जांच करने के लिए। उसी समय कुछ शिकायतें आई कि जो पुलिसकर्मी हैं, इनके जांच समिति के लोग हैं, वो घरों में जाकर के महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पुणे में जो प्लेग था, इसी समय प्लेग की जांच समिति थी, ये प्लेग की जांच समिति। जांच के दौरान क्या हुआ, जांच के दौरान महिलाओं से अभद्रता की शिकायत हुई। कुछ घरों से ऐसी शिकायत आई कि जांच समिति के लोग जो है वो महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो उसी समय जो है बाल गंगाधर तिलक उस समय बहुत सक्रिय थे और इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकालना शुरू किया था। पत्रिकाएं, एक केसरी और एक मराठा। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक की क्या भूमिका है वो देखें आप। बाल गंगाधर तिलक इस घटना में, तो बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं थीं। एक थी मराठा पत्रिका और एक थी केसरी पत्रिका। आपसे प्रश्न है कि आप हमें बताएं कि मराठा पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी और केसरी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी। आप इनकी भाषा हमें बताएं। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका में, प्रश्न सीधे आपसे पूछा जाता है किस पत्रिका में क्या हुआ था, तो केसरी पत्रिका में बाल गंगाधर अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को प्रकाशित किया करते थे। तो केसरी पत्रिका में इन्होंने लिखा कि जांच के बहाने जो है हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। यानी इन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि जांच के बहाने हमारी आत्मा को कुचला जा रहा है। और बहुत क्रांतिकारी लेख लिखा, इसकी बहुत भर्त्सना की इन घटनाओं की जो महिलाओं के साथ की जा रही थी, जो घरों में घुस करके ज़बरदस्ती जांच की जा रही थी, तो उसके खिलाफ जो है केसरी पत्रिका में लिखा, यानी जांच समिति के खिलाफ, जांच समिति के खिलाफ लिखा। और शिवाजी महोत्सव में इन्होंने एक भाषण दिया था, शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव में इन्होंने भाषण दिया, उसमें भी बहुत सारी ये सब चीज़ें बताई, क्रांतिकारी बातें। और इन्होंने कहा कि अगर हम किसी की हत्या भी करते हैं और हमारा उद्देश्य अगर सही है, अगर उद्देश्य हमारा सही है, उसमें अगर किसी व्यक्ति की हत्या भी की जाती है तो उसमें हमें कोई पाप नहीं लगेगा। हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी ये बात कही गई है कि अगर उद्देश्य सही है तो उसके लिए हम किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो हमको कोई पाप नहीं लगेगा। और इसमें इन्होंने कहा कि जैसे शिवाजी, उदाहरण दिया शिवाजी का, कि जैसे शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी तो उनके क्या उद्देश्य थे और उसको उन्होंने उचित ठहराया। तो सिर्फ आप मेन पॉइंट इतना लिखेंगे कि शिवाजी महोत्सव में इनका एक भाषण था, एक भाषण। इस भाषण में क्या
किया था, क्या मेन बात क्या थी वो पूछा जाता है आपसे। तो भाषण में इन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराया था, सही ठहराया। ये उदाहरण देके इन्होंने अपनी पूरी बात कही। अब इससे प्रेरित हुए या कुछ था तो जो चापेकर बंधु थे उन्होंने जाकर के हत्या कर दी। चापेकर बंधु, पीछे हम बता चुके हैं कौन लोग हैं चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने रेंड एवं लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। बहुत धूमधाम से एक महोत्सव चल रहा था महारानी विक्टोरिया के सम्मान में। उसमें जो है चापेकर बंधुओं में से जो बालकृष्ण हरि थे और दामोदर हरि थे वहाँ पहुँच गए और इन्होंने रेंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। दामोदर हरि ने जाकर के जो महारानी विक्टोरिया का पुतला लगा था उस पर कालिख भी पोत दी थी। तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया और इनकी गिरफ्तारी में जो है कुछ लोगों ने मुखबरी की थी, भारत के लोगों ने ही, वो थे द्रविड़ बंधु। उनका भी आपसे चर्चा पूछी जाती है, किसने इसमें मुखबरी की थी। तो चापेकर बंधु गिरफ्तार हो गए और द्रविड़ बंधु, एक द्रविड़ भाई थे, द्रविड़ बंधु, इसमें दो लोग इसमें भी थे, द्रविड़ बंधु कहा जाता है इनको है। तो इसमें थे गणेश शंकर और रामचंद्र ने पुलिस की सहायता की थी, पुलिस की सहायता की थी द्रविड़ बंधुओं ने। तो क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि चापेकर बंधुओं ने जब रेंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी तो इनकी गिरफ्तारी में किसने जो है इनके साथ धोखा किया था। तो वो द्रविड़ बंधु थे, गणेश शंकर और रामचंद्र। इन्होंने पुलिस के साथ मुखबिरी करके इनको गिरफ्तार करवा दिया। और फिर क्या हुआ, व्यायाम मंडल के जो सदस्य थे उन्होंने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी, यानी ये भी मारे गए। तो इनकी द्रविड़ बंधुओं की क्या हुआ, व्यायाम मंडल किसका है, चापेकर बंधुओं का। तो व्यायाम मंडल के सदस्यों ने द्रविड़ बंधुओं की हत्या कर दी, द्रविड़ बंधु की हत्या, इनकी भी हत्या हो गई। अब इसमें जो है चापेकर बंधु गिरफ्तार हुए और ये जो हत्या है ये प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले जो हत्याएं की गई वो सब व्यक्तिगत रूप से की गई, व्यक्तिगत साहस का परिचय थी। यह एक रणनीतिक तरीके से की गई हत्या थी और इसको आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी घटना प्रथम राजनीतिक हत्या के रूप में जानी जाती है। तो रेंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स की जो हत्या है वो प्रथम राजनीतिक हत्या है। देखिए बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे आप, बहुत सी घटनाएं आप पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको वो चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ें देनी हैं जो प्रूव्ड हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र में हुआ। तो ये मैं ऐसे अपने आप से नहीं बता रहा हूँ कि घटना पहले महाराष्ट्र में हुई। ये जब आपको हमने बताया था कि सर सिडनी रॉलेट को एक समिति बना करके ये कहा गया कि आप जांच करिए कि ये भारत में क्रांतिकारी घटनाएं क्यों हो रही हैं और फिर इनको दबाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आपने पढ़ा था कि फिर उन्होंने रॉलेट एक्ट बनाने का जो है एक प्रस्ताव रखा था, जो आप पीछे पूरी क्लास पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये क्रांतिकारी घटनाओं का जो प्रारंभ है वो महाराष्ट्र से हमें मिलता है और इस हत्या को प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है। तो रेंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स की जो हत्या ये क्या है, ये है प्रथम राजनीतिक हत्या, प्रथम राजनीतिक
हत्या इसको माना जाता है। तो इसमें चापेकर बंधुओं को जो है फांसी की सज़ा हुई। तो इसमें कौन कौन से लोगों को फांसी हुई? चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार हो गए, और इसमें दामोदर और बालकृष्ण, इन दो लोगों को फांसी हुई, फांसी की सजा। दामोदर और बालकृष्ण हरि, इनको फांसी की सजा हुई, यानी चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा हुई। और बाल गंगाधर तिलक को भी इसमें जो है निशाना बनाया अंग्रेजों ने, और इन्होंने कहा कि केसरी में लिखे गए तुम्हारे लेख और जो भाषण तुमने दिया इस समारोह में जाकर के, वहाँ से हत्या के लिए प्रेरित किया, आपने लोगों को भड़काया है। तो बाल गंगाधर तिलक को केसरी पत्रिका में लिखे गए लेख और शिवाजी महोत्सव में अपने दिए गए भाषण, केसरी पत्रिका में इन्होंने शिवाजी के उद्गार नाम से लेख लिखा था, तो उन चीज़ों के लिए दोषी माना गया बाल गंगाधर तिलक को। तो इनको भी जो है सज़ा दी गई, इनको भी आप नोट कर लें। तो यहाँ पर इनको किस चीज़ का दोष दिया गया? केसरी के लेख प्लस भाषण दोनों को मिला करके इसके लिए जो है के लिए 18 माह सजा। बाल गंगाधर का पहला मामला था ये जेल जाने का। केसरी में लिखे गए लेख और इनके दिए गए भाषण के कारण इनको दोषी माना गया और 18 महीने की सज़ा दी गई। तो 18 माह की सज़ा के बाद जब बाल गंगाधर तिलक आए जेल से छूट करके, तो ये एक बिल्कुल नए पुरुष बन चुके थे और क्रांतिकारी जो है विचारधाराएं इनकी और उग्र हो गई थी, और भारत के लोगों में ये बहुत लोकप्रिय नेता बन चुके थे। और उस लोकप्रियता की वजह से भारत के लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली थी और किसके द्वारा दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि 1897 की ये जो घटना हुई, इसके बाद इनको 18 माह के लिए जेल भेजा गया, उस वजह से ये लोकप्रिय हो गए और इनको लोकमान्य भारत की जनता ने कहा था। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आप नोट कर लें, इनको लोकमान्य कहा गया, लोकमान्य कहा गया, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, भारत की जनता के द्वारा लोकमान्य कहा गया था, इसी जेल की वजह से इनको। तो ये सारे फैक्ट आपके रेमडोर आयट्स की हत्या के लिए हो गए। अब कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के क्षेत्र में या भारत के अन्य क्षेत्रों में छोटी मोटी व्यक्तिगत स्तर पे घटनाएं की जा रही थी, और उसके बाद अचानक से महाराष्ट्र में जो है इसका विस्फोट हुआ और संगठित तरीके से बड़े बड़े अधिकारियों की हत्याएं करना शुरू कर दिया गया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक प्रमुख रूप से एक उग्र विचारधारा के नेता के रूप में जन्मे। और इसके बाद इन्होंने अपनी इस चीज़ को और आगे बढ़ाया। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद इन्होंने बहिष्कार आंदोलन चलाने का जो है अपना पूरा एक उग्र तरीके से चलाने का प्रयास किया। वो सब पीछे आप डिस्कशन कर चुके हैं कि किस प्रकार से किया गया था वो कार्य। अब यहाँ पर देखें कि प्रथम चरण में कौन कौन से संगठन बने और उसमें क्या क्या हुआ। तो आज की क्लास में इतना हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे, देखिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना जरूरी है। आप मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है ये बहुत कंफ्यूजिंग एरिया है। अगर इसको आप एक तारतम्य से नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रश्नों का उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, आपको भगत सिंह के विषय में पता होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में पता होगा, आपको सुभाष चंद्र बोस के विषय में पता होगा, आपको बहुत से क्रांतिकारियों के नाम आएंगे, उन सब के विषय में बहुत सी चीज़ें पता होंगी। लेकिन एक सीक्वेंस में चीज़ें नहीं अगर पता हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न अगर आपसे किया गया, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपको प्रश्न बताता हूँ, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आपसे प्रश्न कर दिया गया कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रारंभिक चरण की क्या कमियां थीं या क्या सीमाएं थीं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि प्रारंभिक चरण के आंदोलन में क्या क्या हो रहा था, तो आप कैसे कमियां निकाल पाओगे, कैसे उसकी समीक्षा कर पाओगे। या फिर आपसे पूछ लिया गया
कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को समझाइए, तो फिर महाराष्ट्र के क्षेत्र में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों का आपको पूरा एक सीक्वेंस वाइज अलग से पता होना चाहिए कि कौन सी घटनाएं महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो रही, कौन सी बंगाल में हो रही, कौन सी पंजाब में हो रही। अगर चरण की बात कर दी जाए कि द्वितीय चरण, अगर प्रश्न द्वितीय चरण पे पहुंच जाता है कि द्वितीय चरण में क्रांतिकारी घटनाएं अत्यधिक संगठनात्मक तरीके से की जा रही थी, सिद्ध कीजिए। तो फिर द्वितीय चरण में कौन कौन से संगठन काम कर रहे थे? क्या वो पहले चरण से ज़्यादा सुगठित थे? क्या पहले चरण से वो ज़्यादा विशिष्ट थे? उनमें क्या विशेषताएं थी? या आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम चरण की क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलनों में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं, समीक्षा करिए। तो फिर आपको एक सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए कि प्राथमिक चरण की क्या विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ पे आज इसको इंट्रोड्यूस किया हमने, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आपने समझा एक भूमिका के रूप में किस प्रकार से 1905 जब चरण शुरू है प्रथम, ये जहाँ से आप अभिनव भारत के विषय में पढ़ेंगे, आप जो है यहाँ से नासिक षड्यंत्र वगैरह के विषय में आगे पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से वी.डी. सावरकर वगैरह इसमें आए और उनकी क्या भूमिका रही क्रांतिकारी आंदोलनों में प्रथम चरण में। तो उससे पहले की क्या भूमिका है वो जानना अत्यधिक आवश्यक है कि किस प्रकार से इन चीज़ों का जन्म हुआ, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत में क्रांतिकारी घटनाओं के जन्म पर प्रकाश डालिए, यानी कैसे क्रांतिकारी घटनाएं शुरू हो गई। तो यहाँ पे हमने आपको 3-4 घटनाएं बताई और फिर किस प्रकार से संगठनात्मक तरीके से राजनीतिक हत्याएं करना शुरू कर दिया गया। हम इस सेक्शन में पूरा ये भी पढ़ेंगे कि साहित्य का क्या महत्व रहा, क्रांतिकारी आंदोलनों को हवा देने के लिए कौन सी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, इस पर एक अलग चैप्टर करेंगे कि कौन कौन सी मैगजीन निकलती थी जो क्रांतिकारी विचारधारा को भड़काती थी, लेखकों की कौन कौन सी किताबें हैं, उनमें क्या दिया गया था ऐसा कि जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को और बढ़ावा मिला। इस पर अलग आपको क्वेश्चन बनेगा, उन पत्र पत्रिकाओं के विषय में पीटी में भी क्वेश्चन बनेंगे। और फिर हम द्वितीय चरण की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम अभिनव भारत के विषय में पढ़ेंगे और वी.डी. सावरकर के विषय में पढ़ेंगे, जिनको वीर सावरकर कहा जाता है, और हम नासिक षड्यंत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बंगाल की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।